नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संक्षेपण। संक्षेपण का महत्व, उसकी प्रक्रिया, उसकी विशेषताएं और संक्षेपण के क्या क्या गुण होते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। जो संक्षेपण का अर्थ होता है सार, मतलब शॉर्ट में किसी भी चीज को प्रकट करना। सार अर्थात किसी दिए हुए लेख का, टिप्पणी का, अनुच्छेद का या कोई निबंध है उसको संक्षिप्त करना या उसका सार निकालना। तो संक्षेपण से आशय दिए हुए लेख के मुख्य विचार, तर्क आदि को कम से कम मुख्य शब्दों द्वारा श्रोता तक पहुंचाना होता है। तो जैसे किसी दिए गए लेख को आधे भागों में जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसको सारांश कहते हैं, और उसी लेख को अगर 1/3 भाग में प्रस्तुत करना संक्षेपण या संक्षेपिका या आखेलन कहलाता है। और उसी लेख को अगर हम 1/5 भाग में प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या कहलाता है? टिप्पणी। फिर संक्षेपण का क्या महत्व होता है या ये हमारे क्या उपयोग में आता है या इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो संक्षेपण का उद्देश्य होता है कि कम से कम शब्दों में मुख्य मुख्य बातें कह दी जाए, और इससे क्या होता है? समय की भी बचत होती है। पाठक या जो श्रोता होता है उसका ध्यान केवल जो प्रमुख बातें होती है उन्हीं की ओर रहता है, जिससे कही गई बातों का जो प्रभाव पड़ता है और अनावश्यक बातों की ओर ध्यान नहीं जाता है। तो इसके महत्व के रूप में हम कह सकते हैं कि संक्षेप करते समय उपयुक्त भाव के लिए मूल अवतरण के क्रम में परिवर्तन करके उसको अधिक संगत बना देता है, और उसके साथ ही संक्षेपण करते समय वाक्यों की संगति रखना भी आवश्यक हो जाता है, जिससे क्या होता है कि विचारों में कोई अंतर नहीं आता है। तो आज के समय में सब जगह संक्षेपण का महत्व है। अभी के जीवन में ऐसे व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है जो संक्षेप में बात कहता है और जो बेवजह में अपने कथन को फैलाव नहीं देता है या फैलाता नहीं है। तो अनर्गल बातें जो होती है उससे समय भी खराब होता है। तो इसलिए संक्षेपण का महत्व इसलिए अधिक हो जाता है कि जो भी आलेख जो हमारे पास है उसमें संक्षेपण के माध्यम से समय की भी बचत होती है, और जो सारगर्भित जो चीजें होती है वही हमें पता चल सकती है। उसके बाद आता है कि संक्षेपण की क्या विशेषता होती है या संक्षेपण की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो संक्षेपण जो होता है एक ऐसी कला होती है जिसके द्वारा किसी कथन को, किसी विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाए तो भी वे स्वयं में या अपने आप में वो पूर्ण होते हैं। तो संक्षेपण से किसी भी लेख का या कोई जो अवतरण है उसके मूल तत्वों का ज्ञान तो हो ही जाता है, साथ ही साथ इस माध्यम से जो विचार और जो भाव होते हैं उनको अभिव्यक्त करना और फिर उसकी समालोचना करना, उसमें उसको विशेष रूप से सहायता मिलती है। और संक्षेपण की एक विशेषता हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मूल कथन होता है उससे हमेशा छोटा ही होता है। तो संक्षेपण समास शैली में या व्यास शैली में आदि में भेद के कारण इसका कोई नियम निश्चित नहीं होता है। कभी ये समास शैली में भी लिखा जा सकता है, कभी व्यास शैली में भी लिखा जा सकता है। तो इसमें मूल का लगभग 1/3 ही भाग होता है। जैसे कोई भी आलेख है तो उसका 1/3 भाग ही संक्षेपण में लिखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि संक्षेपण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो संक्षेपण के प्रकार में हम सबसे पहले समाचार का संक्षेपण देखेंगे। तो हर एक समाचारों के संक्षेपण में तिथि, स्थान तथा संबंध रखने वाले व्यक्तियों के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। अर्थात इस प्रकार के संक्षेपणों में शीर्षक जो होता है वो प्रभावी होना चाहिए। तो उसका शीर्षक पढ़कर के भी कुछ हमको आइडिया आ जाता है। फिर संवाद जो है उसका संक्षेपण कैसा होता है कि हर एक संवाद का संक्षेपण आवश्यक नहीं होता है। स्पष्ट दिखाई देने वाला कथन को जो दिखाई न दे उस कथन में रहना चाहिए। जैसे जो उद्धरण चिन्ह होते हैं जिनको हम ऐसे लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा जिनको हम हिंदी में कहते हैं, उस इंग्लिश में हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं और हिंदी में हम उसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो संक्षेपण लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो उद्धरण चिन्ह होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा जो होती है, उनको हटा देना चाहिए और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाना चाहिए जब संवाद का संक्षेपण जब हम करते हैं।
उसी प्रकार जब पत्राचार होता है तो उसका संक्षेपण कैसे किया जाता है, जो सभी कार्यालयों में पत्राचारों के संक्षेपण की जो आवश्यकता होती है उसको ध्यान में रखते हुए उनका भी संक्षेपण किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो अच्छा संक्षेपण होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो भी अवतरण हमें दिया गया होता है उसको तब तक पढ़ते हैं जब तक उसका केंद्रीय भाव स्पष्ट नहीं हो जाता। उसके बाद जो केंद्रीय भाव हमें स्पष्ट हो जाता है कि वो जो आलेख है वो क्या कहना चाहता है, तब उससे संबंधित कोई जो मुख्य विचार हैं या जो कोई मुख्य वाक्य हैं उनको रेखांकित कर लेना चाहिए। तो आपको संक्षेपण कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर जो अंडरलाइन जिनको हमने किया है या जो रेखांकित वाक्य है उनको उत्तर जो है उनके उत्तर पुस्तिका में अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य के रूप में किया जाना चाहिए। तो उतारते समय ये ध्यान रहना चाहिए कि कोई वाक्य छूट तो नहीं रहा है या कोई डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा है, कोई क्रम नहीं छूटना चाहिए। तो सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलते हुए अनेक शब्दों के एक शब्द करते हुए वापस उसको लिखना चाहिए। फिर वापस लिखते समय या पुनः लिखते समय वो जो उदाहरण है वो उसका दृष्टांत जो है मुहावरों, कहावत या जो अनावश्यक शब्द है उनको हटा दिया जाना चाहिए। और भाषा अपनी होनी चाहिए, मौलिक होनी चाहिए, लेकिन विचार जो है वो लेखक के होने चाहिए। फिर अन्य पुरुषवाचक भाषा जो है उसका प्रयोग करना चाहिए, सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए और उसको एक उचित शीर्षक दे दिया जाना चाहिए और जो शीर्षक जो हम देंगे वो छोटे से छोटा होना चाहिए। अब शब्द संख्या के लिए आवश्यकता के अनुसार हम कम ज़्यादा उसमें कर सकते हैं। फिर उत्तर के स्थान पर उतारने और शीर्षक के पास में अंत में शब्द संख्या कोष्ठक में लिख देनी चाहिए। तो इस प्रकार हम एक संक्षेपण लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो संक्षेपण है उसकी विशेषताओं के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि वो अपने आप में एक पूर्ण रचना होनी चाहिए और उसके भाव या जो उसकी भाषा जो है वो शुद्ध होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से लिखी हुई होनी चाहिए और उसकी भाषा में साथ ही साथ प्रभाव या क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। तो और जो संक्षेपण होता है वो एकात्मक होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए और केंद्रीय भाव उसमें होना चाहिए। तो अशुद्धि और जो व्याकरण के नियम हैं उनको हम ध्यान में रख सकते हैं और जहाँ विराम चिन्ह की आवश्यकता हो वहाँ विराम चिन्ह भी दिया जाना चाहिए। अब संक्षेपण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कैसे लिखेंगे कि उसमें कुछ हमें मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि संक्षेपण करते समय पहले हम मूल अनुच्छेद या जो विषय वस्तु है उसको एक से अधिक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और उससे मूल अनुच्छेद का भावार्थ हमें समझ में आ जाएगा। तो तब तक सार लिखने की जो शुरुआत हमें नहीं करनी चाहिए जब तक कि हम वो जो विषय है उसका हमें भावार्थ समझ में नहीं आ जाता। और मूल अनुच्छेद को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं या जो महत्वपूर्ण विचार हैं या जो बातें हैं उनको अंडरलाइन कर दिया जाना चाहिए। तो अंडरलाइन करते समय जो मूल विषय है उससे संबंधित जो मेन बात जो कहने की है, मूल जो महत्वपूर्ण है अंश वो नहीं छूटना चाहिए। उसी प्रकार उसके बाद में जब हमारे विचार और भावों को हम प्रकट करते हैं तो उसमें क्रमबद्धता आनी चाहिए और उसको जब अंतिम रूप दिया जाता है संक्षेपण को तब उसके पहले हम उसका एक रफ में कच्चा रूप जो है उसको तैयार कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से उसको देख लिया जाना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण भाव जो हैं या शब्द हैं, विचार हैं वो कहीं छूट नहीं गए हों। तो इस प्रकार संक्षेपण क्या है कि संक्षेपण का अर्थ होता है सार लिखना, जो कि इसको इंग्लिश में प्रेसी कहा जाता है। तो उसका मतलब होता है कोई भी खंड है, भाग है, अनुच्छेद है, परिच्छेद है या कोई टिप्पणी है या कोई रिपोर्ट है उसको शॉर्ट में या संक्षिप्त में कर देना। तो कोई भी बड़ा पाठ होता है जैसे निबंध होता है या कोई लेख है, शोध प्रबंध है, उसमें जो मुख्य विचार होते हैं या तर्क होते हैं उनको छोटे आकार में प्रस्तुत करना क्रिटिकल प्रेसी राइटिंग कहलाता है, जिसको हम अंग्रेजी में ये कहते हैं। तो इसकी संरचना कैसी होती है, वो निबंध के जैसी होती है और उसको लिखने की जो आवश्यकता है वो कहाँ पड़ती है। जैसे कोई ऑफिस है, कार्यालय है, जो पत्रकारिता है या शिक्षा है, इस कई क्षेत्रों में उसको लिखने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि आज का जो समय है बहुत गतिपूर्ण हो गया है
गतिशील है, लोगों के पास समय की कमी है और यही कारण है कि जो व्यक्ति है उनको कम से कम समय में अधिक से अधिक बातें जान लेने की आवश्यकता होती है। तो कोई भी सामग्री को, चाहे वो कोई भी विवरण पत्र है या कोई भी लेख है या कोई आख्यान है, तो उसके मुख्य भाव या विचार को छोड़े बिना 1/3 भाग में लिखना उसका संक्षेपण कहलाता है। तो अपनी बात को हम उसके माध्यम से प्रभावी और रोचक बनाने के लिए, उसके पाठकों की समझ में आ जाए, इसके योग्य बनाने के लिए लेखक जो है अपनी बात को दोहराता है और मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करता है, किसी कथा प्रसंग के अनुसार उसको प्रमाणित भी करता है और इन सभी कारणों से जो मुख्य विचार हैं वो कम हो जाते हैं और उसकी जो सामग्री है उसका आकार बढ़ जाता है। तो संक्षेपण में हम क्या करते हैं कि जो बातें महत्व की होती है उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाकी जो बातें होती हैं उनको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम जो पत्राचार होते हैं उसके संक्षेपण को हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। एक तो सामान्य संक्षेपण होता है और दूसरा सूचीकरण संक्षेपण कहलाता है। तो सामान्य संक्षेपण को विस्तृत रूप से संक्षिप्त करना होता है, जबकि सूचीकरण संक्षेपण में पत्र संख्या, क्रम संख्या, दिनांक, प्रेषक, प्रेषिती और पत्र के विषय में ध्यान दिया जाता है। देखिए, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो सार लेखन और संक्षेपण है, दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जो कार्यालय हिंदी होती है उसके संदर्भ में इन दोनों में अंतर होता है। तो सार लिखते समय लेखक जो है सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा केवल उस मूल तथ्य को ही प्रस्तुत करता है जिसके चारों ओर मूल विवरण या पत्र का विकास होता है, जबकि संक्षेपण में पत्र और विवरण के प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य को क्रमबद्ध और सुनियोजित ढंग से अपनी भाषा में संक्षिप्त करके लिखा जाता है, जिससे क्या होता है कि जो संबंधित अधिकारी है या जो उससे संबंधित जो व्यक्ति है उस पूरे पत्र या पूरे विवरण के तथ्य के बारे में समय की कमी को देखते हुए पूरी जानकारी प्राप्त कर ले और उसे मूल पत्र या जो विवरण होता है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो सार जब हम लिखते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ मूल तथ्यों की सूचना होती है तथा संबंधित व्यक्ति जो है पूरा विवरण पढ़ने के लिए बाधित होता है सार में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संक्षेपण और संक्षिप्त लेखन या सार जो होता है उसमें लेखक सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संक्षिप्त और एक सुगठित भाषा में व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है और उसमें मूल विषय से संबंधित जो विचार है उन्हीं को ही महत्व दिया जाता है। तो अनावश्यक बातें जो है उनको जो दोहराए गए वाक्य हैं, संदर्भ हैं, तर्क वितर्क हैं, उन सब का उल्लेख नहीं करके वो मूल कथ्य या विचार को ही प्रस्तुत किया जाता है। तो जो संक्षेपण के जो प्रकार हैं उसमें मुख्य रूप से हम 2 प्रकार कहेंगे। तो एक तो निरंतर विधि से संक्षेपण और दूसरा सारणीबद्ध संक्षेपण। तो निरंतर विधि से संक्षेपण के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी लेख है, भाषण है, उन सभी का संक्षेपण निरंतर विधि से ही किया जाता है। तो निरंतर विधि से ये ध्यान रखा जाता है कि संक्षेपण का जो मूल अंश है उसका 1/3 हो और उसमें लेख और भाषण जो है सभी आवश्यकताएं जो है वो बातों का सार हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकारी कार्यालयों में एक ही विषय पर अनेक पत्र आते हैं, तो उन्हें अधिकारी के सामने अलग अलग प्रस्तुत करने के समय लगता है और इन सभी पत्रों में व्यक्त जो आवश्यक तथ्य हैं उनका निरंतर विधि में संक्षेपण करके अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाता है। और यदि आवश्यकता नहीं हो तो किसी अधिकारी को संबोधित करके उसकी अपेक्षा निरंतर अनुकथन करते हुए उस लेख को आवश्यकता के अनुसार पैराग्राफ में बांट दिया जाता है। तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं कि इस संबंध में आपको पूर्व में भी सूचित किया जा चुका है कि आपको ये परामर्श दिया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष के स्वामित्व में उपलब्ध कोई भी स्थान है उसके हित में किसी प्रकार से सहकारी समिति की उपयोगार्थ अध्यापित नहीं की जा सकती है और ये कहना एक भ्रामक आधार होगा कि उसके सदस्यों द्वारा जो वहाँ आवास बना दिए गए वो सार्वजन के हितों में होने चाहिए। तो इस प्रकार एक पैराग्राफ के माध्यम से अपनी बात को कह दिया जाता है। उसी प्रकार जो संक्षेपण है
जो कि सारणीबद्ध संक्षेपण है, उसमें एक ही विषय पर अनेक पत्र या उत्तर प्राप्त होते हैं, तब संक्षेपण के लिए एक इंडेक्स बना करके सारणीबद्ध विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कभी कभी एक पत्र का भी सारणीबद्ध तरीके से संक्षेपण आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। तो जब एक अधिकारी एक ही विषय पर दूसरे विभागों के अधिकारियों को पत्र लिखे तथा उस विषय पर अनेक उत्तर प्राप्त होने पर जो उससे संबंधित जो अधिकारी है उसको समय सीमा ध्यान में रखते हुए उनका संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि संक्षेपण को सारणीबद्ध विधि में सभी पत्रों की क्रम संख्या देते हुए प्रेषित और प्रेषिती के नाम का उल्लेख कर दिया जाता है, और जो अन्य संक्षिप्त सामग्री है जो रखी जाती है उसके प्रत्येक शीर्षक को पढ़ करके तुरंत ही जो अधिकारी है पत्र के आशय को समझ जाता है। जैसे उसमें हम कैसे लिखेंगे, पहले क्रम संख्या लिखेंगे, फिर पत्र संख्या लिखेंगे, फिर दिनांक लगाएंगे, फिर प्रेषक का नाम और पता होगा, प्रेषक मतलब भेजने वाला, और फिर अगले कॉलम में प्रेषिती का नाम और पता होगा, प्रेषिती यानी जो पत्र को प्राप्त करेगा, और उसके बाद में विषय का संक्षिप्त रूप में वर्णन कर दिया जाता है। अब संक्षेपण के संबंध में क्या बातें हमें ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी विस्तृत विषय है या जो विवरण है या पत्र है उसको व्यवस्थित ढंग से संक्षेप में तथा अपनी निजी भाषा में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। तो संक्षेपण के मूल कथ्य तथा महत्वपूर्ण विचारों का निहित होना आवश्यक है, और संक्षेपण भी एक कला है जिसमें अभ्यास तथा अध्ययन से और अधिक उसको संवारा जा सकता है। तो किसी भी मूल अवतरण में या पत्र में, भाषा में या विवरण में संक्षेपण करते समय कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होगा, जैसे कि मैं पहले भी बताई थी लेकिन एक बार और शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि जो संक्षेपण करते समय जो मूल अंश है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आने चाहिए। उसके पहले उसके भाव और विचारों को स्पष्ट रूप से हमें समझ लेना होगा। उसके मूल भाव को अच्छी तरह से समझ करके संक्षेपण का प्रारंभ करना उचित रहता है। उसके बाद पत्र और जो अवतरण है उसके महत्वपूर्ण तथ्यों और विचारों को क्रमबद्ध करके लिख देना चाहिए, ताकि उन महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते समय कोई बिंदु छूट नहीं जाए। तीसरा है कि जब संक्षेपण हम तैयार करते हैं तो उसके बाद में संक्षेपण करने वाले व्यक्ति को अपनी ओर से कुछ भी जोड़ने का अधिकार उसमें नहीं दिया जाता है, और किसी भी पत्र आदि का संक्षेपण करते समय वह अपनी ओर से जो है सिफारिश करते हुए कोई वाक्य आदि भी नहीं जोड़ सकता और तर्क वितर्क भी नहीं कर सकता। जो मूल कथ्य में है वही संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का संक्षेपण का कार्य रहता है। तो संक्षेपण तैयार करने के बाद संक्षेपक को एक बार मूल अंश या संक्षिप्त रूप जो है अवश्य पढ़ लेना चाहिए, जिससे वह उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से एक बार चेक कर ले, जांच कर ले और यह भी देख सके कि कोई तथ्य छूट तो नहीं गया। और पूर्ण रूप से जब वो आश्वस्त हो जाता है उसके बाद ही संक्षेपण को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। और जो संक्षेपण करता है उसको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अवतरण को संक्षिप्त रूप जो है अवतरण का जो संक्षिप्त रूप है सभी कथ्यों के साथ प्रस्तुत करने की पूर्ण जिम्मेदारी उसी की होती है, क्योंकि जो अधिकारी है मूल अंश को नहीं पढ़ता है, बल्कि जो संक्षेपण है उसको पढ़ करके उसके कथ्य को समझता है और उचित कार्यवाही के लिए उसको प्रस्तुत करता है। तो संक्षेपण हमेशा ही अन्य पुरुष में ही लिखा जाना चाहिए, है ना। तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम में लिखा जाता है, और जो क्रियाएं हैं उनके आदि के रूप को भी आवश्यकता अनुसार उसको बदल दिया जाता है। तो संक्षेपण का प्रथम वाक्य प्रस्तावना के रूप में रहता है। उसे पहले ही संबंधित अधिकारी या व्यक्ति का मूल संदर्भ के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि संक्षेपण में लेखन को अपनी ओर से कोई टिप्पणी करने या आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं रहता है, और लेखन को उसमें अपने विचार आदि नहीं जोड़ने चाहिए। तो इससे पहले हमने संक्षेपण तैयार करने के लिए जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में जानकारी ली, और अब हम संक्षेपण की जो गुण है उसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं कि सबसे पहला गुण जो है उसका होता है संक्षिप्तता। तो संक्षिप्तता ही संक्षेपण का केंद्र बिंदु होता है, और इसमें व्याख्या करते समय उदाहरण देकर बात को समझाने का स्थान नहीं रहता है। दूसरा है भाषा। तो संक्षेपण की जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, और उसमें अलंकारिकता तथा विस्तृतता नहीं होनी चाहिए। तीसरा है पूर्णता। जो किसी भी अवतरण या विवरण या भाषण जो है उसका संक्षेपण स्वयं में पूर्ण होना चाहिए,
और उसमें प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य का आकलन होना चाहिए और कोई भी बात अस्पष्ट नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उसे स्पष्ट करने के लिए जो संबंधित अधिकारी है या जो व्यक्ति है उसको मूल अंश भी पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छा संक्षेपण वही होता है जिसमें मूल अंश के सभी आवश्यक तथा आकलित हो और अनावश्यक बातें उसमें छोड़ दी जाए। ठीक है। उसके बाद क्रमबद्धता। तो संक्षेपण में भावों तथा विचारों की तारतम्यता को या उसके जो विशेष क्रम है उसको होना आवश्यक होता है, क्योंकि क्रमबद्धता से ही संक्षेपण का प्रभाव बढ़ता है। तो क्रम अगर बिखरा हुआ होगा और उसमें तारतम्यता नहीं होगी तो वो प्रभावी नहीं होगा और उस पर कोई निर्णय लेने में भी कठिनाई होगी। तो ये आवश्यक है कि संक्षेपण की जो पहली पंक्ति है मूल लेख के केंद्रीय विषय को स्पष्ट कर दे और आगे चलकर उसके लेख के मूल विचारों को क्रम से आकलित किया जाए। तो आज की क्लास में हमने संक्षेपण के महत्व, उसकी प्रक्रिया, उसके प्रकार और विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।